संचालक जी, बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन सत्र चल रहा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे देश से और विदेशों से भी आए हुए सभी सम्मानित डेलीगेट का हार्दिक स्वागत करते हैं और 40वें राष्ट्रीय अधिवेशन के शुरू होने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। इस संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अमन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ, आज के कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय न्यायमूर्ति टीवी नलावड़े साहब, पूर्व न्यायाधीश मुंबई हाई कोर्ट महाराष्ट्र, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय पुखराज मेनीवाल साहब, क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो जबलपुर मध्य प्रदेश, डॉक्टर विनायक काले साहब, डीन ससुन हॉस्पिटल पूना महाराष्ट्र, और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मामा देशमुख साहब, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, और सम्मानित साथियों, ये 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इससे हम लोगों को इस बात की जानकारी मिल रही है कि 39 राष्ट्रीय अधिवेशन इसके पहले हो, और अगर बामसेफ के बीजारोपण की बात करें तो बामसेफ के बीजारोपण के 50 साल पूरे हो गए। तो ये 50 साल पूरा होने के मौके पर भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्योंकि बहुजन समाज के अंदर इतने लंबे समय तक संगठन चलाना और उसको लगातार आगे बढ़ाते हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज में तो ये कहावत है कि बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करना और मेढक को तराजू में रखकर तौलना दोनों एक ही बात है। तो इसलिए इस 50 साल पूरा होने के मौके पर मैं बामसेफ के संस्थापक सदस्य माननीय डी.के. खपड़े साहब, माननीय दीना भाना साहब और माननीय कांसीराम साहब को नमन करते हुए माननीय मेश्राम साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि बामसेफ के इस कारवां में जब भी किसी प्रकार की रुकावट आई तो उन्होंने अपनी स्पीड को कई गुना ज्यादा बढ़ाया और पूरी ताकत लगाकर उन्होंने इस कारवां को पीछे नहीं होने दिया और निरंतरता में यह कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से बामसेफ पिछले 50 सालों से समाज में निरंतर काम कर रहा है, जब हम लोग बामसेफ के कैडर कैंप को लेते और पहले भी लेते थे तो हम लोग इस बात को कहते थे कि हम लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं, ये मुद्दे जिस दिन समाज में प्रतिस्थापित हो जाएंगे, उस दिन जो हमारे समाज के पॉलिटिकल लीडर हैं उनको तो हमारी बोली बोलनी ही पड़ेगी, दुश्मनों को भी हमारी बोली बोलने के लिए हम मजबूर कर देंगे। तो बामसेफ के 50 साल पूरा होने के मौके पर ये चीज नजर आती। जब आरएसएस जैसे संगठन के लोग कंफ्यूज हैं, वो कंफ्यूज है कि जाति जनगणना का समर्थन करें कि विरोध करें। एक दिन कहते हैं हम विरोध में हैं, दूसरे दिन कहते हैं हम समर्थन में हैं। ये कंफ्यूजन जो पैदा हुआ है, ये कंफ्यूजन नहीं है, वो नाप तौल रहे हैं कि बामसेफ ने इतना ज्यादा जागृति पैदा कर दिया है। अब अगर 52% ओबीसी के मुद्दे का विरोध करेंगे तो 2024 का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। इसलिए बोलने के लिए मीठी बोली बोली जा रही है। उनका क्लियर है कि करना नहीं है, मगर बोलकर वोट लेना है तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। जो आरएसएस के लोग ये कहते मुसलमान तो विदेशी, इस देश के नहीं। अब भागवत जी कहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबका डीएनए एक। जब अपने पर आ पड़ी तो बोली बदल दी। तो ये बामसेफ ने पूरे देश भर में अभियान चलाया
कि इस देश में ब्राह्मण विदेशी है, बाकी सब मूल निवासी है। ये अभियान देश भर में बामसेठ के द्वारा चलाया गया और आज ये बात स्थापित हो गई। आप चौक चौराहे पर पूछ लो कि क्या अभी भी देश में कुछ विदेशी बचे हुए, तो आदमी दबी जुबान में पहले जान लेता है कि आप कौन हो, कहीं वही तो, फिर दबी जुबान में कहता हाँ बचे हुए हैं। तो पूछो कौन है, नहीं ब्राह्मण है। तो ये बामसेठ ने ये समाज में इसको भी स्थापित करने का काम किया और इसकी वजह से बोली बदली हुई। भागवत जी को माफी मांगना पड़ रहा, बार बार कहना पड़ रहा कि हमारे पूर्वजों ने बड़ी गलती की, जाति व्यवस्था बनाया, वर्ण व्यवस्था बनाया, बहुत गलती किया, हमें प्रायश्चित करना चाहिए। जो लोग कल तक आरक्षण का विरोध करते थे वो आज कह रहे हैं आरक्षण 200 साल तक रहना चाहिए। एक तरफ कह रहे हैं आरक्षण 200 साल तक रहना चाहिए और वहीं दूसरी तरफ निजीकरण करके आरक्षण खत्म करने का भी काम कर रहे। तो हमको समझने की जरूरत है कि एक तरफ मीठी वाणी बोली जा रही, क्यों बोली जा रही? ये हमारा दबाव है, ये बामसेठ संगठन का दबाव है, जिसने समाज में इस बात को तय कर दिया कि अब बहुजनों के मुद्दे उठाए बगैर देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी सफल नहीं हो सकती। तो बहुजनों के मुद्दे उठाना सबकी मजबूरी हो गई है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जब आंदोलन चलाते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर के लोग बाबा साहब से ना जुड़े, इसलिए गांधी जी अछूतो उद्धार का कार्यक्रम चलाते। आज वैसे ही आरएसएस वाले खिचड़ी खिलाने का कार्यक्रम चला। आज आरएसएस वाले घर घर से अनाज इकट्ठा करके एक जगह खिचड़ी बनाकर खिलाने का कार्यक्रम चला रहे कि मेसराम साहब के लोग मेसराम साहब से ना जुड़े, वो उनके साथ जुड़े रहे, इसलिए गुमराह करने का भी कार्यक्रम चला। देश में लंबे समय से ओबीसी का मुद्दा बामसेठ के द्वारा उठाया गया, लेकिन ओबीसी का प्रधानमंत्री, ओबीसी का प्रधानमंत्री, ओबीसी का प्रधानमंत्री क्यों प्रचार किया जाए? इसलिए प्रचार किया जा रहा है कि जहां असली लड़ाई लड़ी जा रही है वहां ओबीसी को नहीं जुड़ना चाहिए और फिर ओबीसी को फंसा करके उसके हक अधिकार को खत्म किया जाए। ये षड्यंत्र भी इस देश में चल रहा है, तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। नहीं तो हमारे लोग कभी कभी खुश भी हो जाते हैं, अब तो भागवत भी बोलने लगे कि संविधान और आरक्षण सब बचे रहना चाहिए, तो खतरा ही क्या है? जब भागवत ही बोलने लगे तो फिर खतरा क्या है? तो इसलिए हमको इन चीजों को समझने की जरूरत है कि आज केवल हमारे नेताओं की नहीं, अभी बिहार में जाति आधारित गणना हुई, जनगणना नहीं हुई, क्योंकि जनगणना करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। गणना हुई, गणना मतलब सर्वे हुआ, तो नीतीश कुमार जी तो 16 साल से मुख्यमंत्री, अब क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया? किया गलत किया ऐसा मेरा कहना नहीं है, किया इसका स्वागत है, क्योंकि उन्होंने जनगणना भी किया और रिजर्वेशन की संख्या के अनुपात में बढ़ा दिया, तो उसका स्वागत करते हैं हम लोग। लेकिन पहले नहीं किया, अब क्यों किया? क्योंकि अब ये विचारधारा समाज में स्थापित हो। हमारे उत्तर प्रदेश में जिन पॉलिटिकल पार्टी के लोग कभी डिमोशन करते थे शेड्यूल कास्ट के लोग, आज वो पीडीए की बात कर रहे हैं। आज वो क्यों कर रहे हैं? ये हमारी वैचारिक सफलता है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं अरे बामसेठ ने क्या किया, बामसेठ ने क्या किया? इसलिए आपको बता रहा हूं उद्घाटन सत्र के मौके पर कि ये जो विचारधारा समाज में स्थापित करने का काम बामसेठ ने किया है, उसका आज नतीजा दिखाई दे रहा है कि हर मोर्चे पर फेल। अंधे के हाथ में बटेर लग गया है ईवीएम मशीन, इसलिए थोड़ा उछल कूद चल रही है, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन तो नंबर आ ही जाएगा। ईवीएम ज्यादा दिन तक अब देश में चलने वाली नहीं है, उसका भी नंबर आने वाला है। ये जोश और जज्बा बनाकर रखना है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तो ये होकर जब मैं बामसेठ में जुड़ा तो मुझे ही मेरे लोग भी पूछते थे अरे आप तो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट का संगठन है बामसेठ, वहां कैसे चलेंगे? फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना दिया, तो लोग मुझे पूछते थे अरे बामसेठ में तो शेड्यूल कास्ट वाले ही प्रेसिडेंट बनते हैं,
आपको कैसे बना दिया, मतलब उनको बहुत ही आश्चर्य होता था कि हमें कैसे प्रेसिडेंट बना दिया डिस्ट्रिक्ट का, वो तो उसमें तो केवल शेड्यूल कास्ट के लोग ही बनते। लेकिन आज बामसेफ की पहचान केवल शेड्यूल कास्ट के संगठन के तौर पर नहीं है, आज बामसेफ की पहचान SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और इसके अलावा जो दूसरे शोषित वंचित समूह के लोग हैं उन सभी की लड़ाई लड़ने वाले संगठन के रूप में आज बामसेफ की पहचान है। ये बहुजन मूवमेंट की बहुत बड़ी सफलता है। आप सोशल मीडिया से लेकर उठाकर देख लो या गांव गली मोहल्ले में तो घूमता रहता हूं, चौराहे पर बैठ कर देख लो, आज OBC के लोग भी बढ़ चढ़ करके, चाहे फूले की बात हो, चाहे साहू की बात हो, चाहे अंबेडकर की बात हो, आज वो भी कर रहे हैं। आज के 20-25 साल पहले शायद उतनी स्थिति नहीं थी जितनी स्थिति आज पैदा हो गई है। अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो श्रेय बामसेफ को और बामसेफ का नेतृत्व कर रहे माननीय वामन मेश्राम साहब को। क्योंकि जब मैं बामसेफ से जुड़ा तो मैं मेश्राम साहब के कार्यक्रमों में आता था, तो मेश्राम साहब घंटे घंटे, डेढ़ घंटे OBC के बारे पर बोलते थे, मगर OBC के लोग सुनने वाले बहुत कम, उंगली से गिनती करके होते थे। लेकिन आज तो हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के ही सम्मेलन बड़े बड़े होते और हर कार्यक्रम में OBC के लोग आते, और केवल आते ही नहीं है, लाखों रुपए का निधि भी देने का काम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए OBC के लोग कर। और ये जो वैचारिक चेतना OBC में बामसेफ के द्वारा पैदा की गई, इसका नतीजा ये हो गया कि पहले शेड्यूल कास्ट और OBC आपस में लड़ते, अभी नहीं लड़ते। अभी RSS को एक टेंशन हो गई है, कभी शेड्यूल कास्ट और OBC लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि हम ना तो शेड्यूल कास्ट से लड़ेगा OBC, ना तो शेड्यूल ट्राइब से लड़ेगा OBC, ना ही माइनॉरिटी से लड़ेगा OBC। फिर लड़ेगा OBC किस बात के लिए, किससे लड़ेगा? तो OBC एक ही बात के लिए लड़ेगा, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमें जो हमारा हक अधिकार है वो हक अधिकार मिलना चाहिए, इसकी लड़ाई लड़ना। अयोध्या में पिछली बार जब बुलाया था RSS के लोगों ने कि कहा हम बुला रहे हैं, वहां OBC के लोग गए ही नहीं। OBC के, मैं उधर का ही रहने वाला, अयोध्या का ही रहने वाला, इसलिए बता रहा हूं OBC के लोग नहीं गए। नहीं गए, क्यों नहीं गए? चेतना पैदा, विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीन तोगड़िया, रितंभरा, ये तो सब OBC के हैं ना। मंदिर की लड़ाई के लिए तो सबसे ज्यादा यही उछल कूद मचा रहे थे, जैसे लग रहा था मंदिर का मेन महंत इन्हीं को बना दिया जाएगा, सारा मंदिर इन्हीं के कब्जे में दे दिया जाएगा, इतना उछल कूद कर रहे हैं। आज उमा भारती जी मध्य प्रदेश में वो लटकाए पड़ी, विनय कटियार जी फैजाबाद में लटकाए पड़े, परवीन तोगड़िया जी अलग हो गए, उन्होंने कहा संघ वाले हमारी हत्या कर दे रहे थे इसलिए जान बचाकर भागा। कल्याण सिंह राज्यपाल पद से रिटायर हुए, उन्होंने गलती से एक बयान दे दिया कि अब मैं फिर से सक्रिय राजनीति में आऊंगा, तो उनको नोटिस आ गई। कौन सी केस? बाबरी मस्जिद गिराने वाली केस। फिर कभी नहीं कहे कल्याण सिंह जी दोबारा कि मैं राजनीति करूंगा। मैं फैजाबाद में एक दिन छत्रपति साहू महाराज जयंती के कार्यक्रम में था, तो एक पटेल जी बोल रहे थे कि जब कटियार जी को, विनय कटियार जो कि उस समय बजरंग दल के अध्यक्ष थे, जब मंदिर आंदोलन चल रहा था, जब विनय कटियार को नहीं बुलाया गया मंदिर के शिलान्यास में, तो कटियार जी के पास गए पटेल और कटियार जी को पूछा कि आपको नहीं बुलाया गया, कैसा लग रहा?